समुंदर में देखो या माउंटेन्स पे देखो या कहीं पर भी देखो, हर एक जगह पे इंसानों ने अपना फुटप्रिंट छोड़ा और एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया। वाइल्ड लाइफ को अपने से अलग नहीं समझते। हमारे हनुमान इज़ अ मंकी, दुर्गा है जो गुस्से वाली है लेकिन उसका वाहन है टाइगर, स्नेक शंकर भगवान के ऊपर नाग हमेशा रहता है। हमारे कल्चर में वो इंटरवोवन है और आज की बात तो नहीं है, हज़ारों साल पुरानी बात है। दुनिया में कंजर्वेशन वर्ड कॉइन हुआ तब इंडिया तो ऑलरेडी मेरे मुताबिक कंजर्वेशन कर ही रहा था इतने सालों से। इसलिए तो अपने आज की तारीख में कौन सी कंट्री है जिसमें अपने जितना पॉपुलेशन है? आई वुड से द 4th लार्जेस्ट इलीगल ट्रेड ऑन अर्थ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, एम्यूनेशन एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड। और ये सारे जो है ना, ये अंदर से जॉइंड है। आई एम श्योर हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में किसी एक ऐसे शख्स से तो ज़रूर मिलते हैं जो हमें ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया दे जाते हैं। ऐसे ही कुछ फील हुआ मुझे और इलाही ट्रैवल्स की टीम को व्हेन वी वर होस्टिंग आवर टुडेज गेस्ट डॉक्टर अनीश अंधेरिया सर ऑन इलाही ट्रैवल्स पॉडकास्ट। वैसे तो हिज वर्क स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ, बट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट हिम, ही इज़ एन ऑथर, अ कंजर्वेशनिस्ट एंड a CEO and President of Wildlife Conservation Trust. इसी के साथ आपको इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए लेट्स स्टार्ट द मोस्ट अवेटेड एपिसोड विद नन अदर देन डॉक्टर अनीश अंधेरिया सर ऑन इलाही ट्रैवल्स पॉडकास्ट। वी होप यू विल लाइक इट। ऑल द बेस्ट। तो मेरे को पूछना था, आपने मेंशन करा कि आपका कनेक्शन वाइल्ड लाइफ के साथ में बचपन से था एंड स्नेक्स के बारे में आपने बताया कि आप रेस्क्यू करते थे। कैन यू टेल मी अबाउट द फर्स्ट एनकाउंटर विद स्नेक? स्नेक्स का ऐसा था कि मैं स्कूल से वापस आ रहा था और कोई बच्चे भी नहीं थे, बड़े थे। वो भाग रहे थे कोई लाठी लेकर हाथ में किसी के पीछे, रास्ते पे ऐसे ऐसे मारते हुए। तो जाहिर की बात कि मैं जाके देखना चाह रहा था कि क्या हो रहा है। जाके देख रहा था तो कोई स्नेक के पीछे चल रहे थे, बट डर भी रहे थे और उसको मारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो लग नहीं रही थी। तो मैंने बीच में जाके उठा लिया। और मैं तो उनसे सब छोटा था, वो तो बड़े बच्चे थे, यानी कॉलेज के वाले होंगे सब। तो मैंने उठा लिया हाथ में, तो वो लोग एकदम वो हो गए कि ये इतना छोटा बच्चा, और मैं वैसे साइज़ वाइज तभी छोटा ही था बहुत। तो बस फिर मैंने ले लिया हाथ में और लकीली वो रैट स्नेक निकला। मुझे नहीं पता था वो क्या है। अच्छा हुआ कोबरा नहीं था, नहीं तो मैं बैठ के आज बात नहीं कर रहा होता यहाँ। लेकिन सो बस उसको उठा लिया और फिर क्या करूँ, फिर मैं एक्चुअली स्कूल, फिर मैं घर जाकर मैंने पिलो कवर लिया, उस पिलो कवर में डाल के उसमें एक रस्सी बांध दी और बेड के नीचे रख दिया। बस किसी को बोला नहीं तभी, क्योंकि घर पे तो सब स्ट्रेस हो जाते थे। सो बस वैसे ही शुरुआत हुई और फिर उसको छोड़ने का एक अलग खुशी होती है कि हम किसी एक जानवर को खुले में छोड़ रहे। लोग तो पेट पकड़ने के लिए, पेट रखने की कोशिश करते हैं बहुत। मुझे बचपन से पता नहीं, किसी ने सिखाया तो नहीं था, बट आई नेवर वांटेड टू हैव ऐसे। एक ज़माने में मुझे मच्छी बच्चे जब बड़े हो रहे होते तो घर पे फ़िश टैंक भी थी, पिताजी को भी इंटरेस्ट था और अच्छा लगता था देखने को। लेकिन उसमें से भी मुझे ऑन माई ओन आई रियलाइज़ कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि मच्छी डेथ भी होती रहती है, फिर आप नहीं लेके आ रहे हो। तो अब मुझे हमेशा इस टू क्वेश्चन कि ये ऐसे क्यों है, ये हम क्यों रख रहे हैं इसको ऐसे। एक तो छोटे में, मैं क्यों इतना बड़ी बड़ी एरिया में घूमता हूँ और ये इतने छोटे में क्यों है। और तो ये सवाल मैं करता अपने आप को। तो जब छोटा था तब की बात है ये। तो मैंने वो भी किया। बर्ड्स का भी इंटरेस्ट बहुत था, तो मैंने रेस्क्यू बहुत किए बर्ड्स। तो उसके वो उस समय पे मेरे घर पे मुनियाज़ किसी ने मुझे गिफ्ट करी। वो मुनियाज़, ब्लैक हेडेड मुनियाज़ थी। मुझे पता नहीं था क्या था, मुझे तो एकदम एग्जॉटिक लग रहा था। फिर मुझे तभी तो इंटरनेट था नहीं, और मैं फिर मुझे पता चला कि ये ऐसी है जो यहाँ पर भी होती है, यानी सिटीज़ में नहीं लेकिन इंडिया की है ये। और फिर लगा कि ये ठीक नहीं है, तो फिर मैंने खुद ही इनको बोला, पिताजी वगैरह, कि मुझे ये अपने को नहीं रखना चाहिए।
और वो लोग ने मेरे लिए लाए थे क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बहुत था, तो इनको लगा कि चलो ये बचपन से मैं पेड़ों के ऊपर चढ़ते रहता था। आई यूज्ड टू क्लाइम, वॉल से क्लाइम करके बिल्डिंग में जाता था। यानी अगर मुझे किसी के घर जाना है तो आई वुड टू क्लाइम। कभी तो मैं ऐसे बालकनी से भी घर पे गया हूँ, फर्स्ट फ्लोर में। बाप रे। तो वो लोग दरवाजे पे जाते हुए बोलते थे कि मेरा आ रहा है उधर से। सो ये सब था पहले से, तो उनको वो एक घर पे हमेशा रहता है ना पेरेंट्स को कि इसको एनकरेज करते हैं, राइट। तो इसलिए वो मुझे इंट्रोड्यूस करते थे ये सब चीज़ों से। बट मैं ही खुद बोल देता था कि यार ये ऐसा मैं जब खाना दूँ तभी क्यों खाना खाएगा वो, मैं जब पानी पिलाऊँ तभी क्यों पानी पिलाएगा। हाँ, और जब हम नहीं होते उसके सामने होते तो ठीक है, नहीं होते तो क्या होता है उसका। तो ये सब चीज़ थी। तो अल्टीमेटली मैंने पेट्स के अगेंस्ट मैं हो ही गया पहले से, और फिर स्नेक्स रेस्क्यू करने लगा, और फिर उसको रिलीज़ करने लगा। और बट जब मैं 10th में के बाद जैसे कॉलेज में गया तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट रोमिंग इन अ लार्जर एरिया ना। तो भवंस में मैं मास्टर्स अपना बैचलर्स किया, तो वहाँ से फिर मैं उधर नेचर क्लब था, नेचर क्लब की नेचर वॉक्स के लिए गया मैं, और बस फिर तो पता चल गया किधर है ये जंगल। फिर मैं कॉलेज जाता, बैग रखता, और ऑल्टरनेट डेज आई यूज्ड टू गो इनटू द जंगल। उधर एक यहाँ गोरेगांव स्टेशन से बस होती थी डबल डेकर, वो आरे तक जाती थी, फिर आरे से थोड़ा पैदल चलना पड़ता था और मैं जाता। तो एवरी ऑल्टरनेट डे टू गो। सो ये बस अकेले, क्योंकि वंस मुझे पता नहीं था ना पहले, क्योंकि घर पे कोई किसी को तो वैसे डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं था, किसी को दे डिडंट हैव एवर्जन टुवर्ड्स इट, बट दे वर नॉट सो कीन। तो आई डिडंट नो ऑफ ऑल दीज प्लेसेस। सो वो मैं जाने लगा, नोट्स लेने लगा। फिर BNHS में जाकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है यहाँ पर, वो सबसे पुराना NGO है इंडिया में, 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। 1883। सो उनकी लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, तभी भी ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी। तो मैं वहाँ जाके, क्योंकि मुझे जंगल में जो दिख रहा था वो, मेरे पास तो बुक्स थे नहीं ना, तभी ज़्यादा बुक्स भी थे। सालिम अली की बर्ड की बुक थी, JC डैनियल की रेप्टाइल्स की बुक थी, प्रेटर की मैमल्स की बुक थी, बट वो भी स्केचेस वगैरह थे उसमें, इतना सारे स्पीशीज़ भी नहीं थे। तो वो वहाँ जाकर फिर मैं ये सब रेफ़र करता और पढ़ता बहुत सारी चीज़ें। तो बस वही था, एक जंगल, और फिर लाइब्रेरी में बैठ के उसको जानना कि क्या है। आज कैसा हो गया कि इंटरनेट में आप जाके देख लो तो तुरंत आपको आंसर मिल जाता है, तो आपको उसके बारे में पता चल गया, फिर आपने इंटरेस्ट चला गया। पहले ऐसा नहीं था, देखा पता ही नहीं क्या है, तो उसको ड्रॉ किया कि भाई ये ऐसा था, उसकी टेल ऐसी थी, या कोई इंसेक्ट देख लिया, तो अब वो क्या है कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो जब आप पढ़ते रहते हो तो उसमें आप बहुत गलत डायरेक्शन में जाते हो, तो आप बहुत सारी और भी चीज़ पढ़ लेते हो, और फिर आप जाके ये वहाँ पहुँचने तक ही आपने और 25 चीज़ के बारे में जान लिया, तो और वो सब रिटेन हो जाता था। तो पहले का वो एक था, इसलिए नेचुरल हिस्ट्री पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। यानी अब हमारे समय पे जो भी जंगलों में इंटरेस्टेड थे, वो क्या फोटोग्राफी भी तब नहीं थी, राइट। तो वो खाली देखते थे, बाइनोकुलर से देखते थे, ऑब्जर्व करते। तो ऑब्जर्वेशन जो था उसके वजह से वो इंटरेक्शन था कि प्लांट का इंसेक्ट्स के साथ, मैमल्स का बर्ड्स के साथ, बर्ड्स का सारा जो एक वेब ऑफ लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली आप उसको उस तरीके से देखते थे, एक चीज़ को अलग से नहीं देखते थे। अब थोड़ा साइलोज में हो गया, बिकॉज इट्स वेरी ईजी, बहुत सारे वेरी वेरी गुड क्वालिटी बुक्स आर देयर, एंड वंस यू नो देन आपको लगता है चलो, तो आप सब ट्विटर्स बन गए कि अरे चलो हमने ये देख लिया। अभी मैं हिमाचल जा रहा हूँ तो मुझे ये मोनाल फैसन देखना है, अब मोनाल फैसन देख लिया, हो गया। अब मेरे को सटा ट्रैगोपैन देखना है। तो लोग अब ऐसे हो गए। हमने तो एक ही स्पीशीज़ 50 बार जाके देखी और उतनी ही खुशी से देखी, तो हर बार कुछ ना कुछ उसमें से कुछ इंटरेक्शंस अच्छे दिखते थे। तो बस यही था। तो उस समय वो ऐसा माहौल था कि लोग ज़्यादा नेचुरल हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे, और उसका एक फ़ायदा अभी भी मुझे होता है, बिकॉज वैसे हमारा WCT का काम टाइगर्स पे है ज़्यादातर, और भी इंडेंजर स्पीशीज़ पे काम करते हैं हम, लेकिन मैं जब कहीं पर भी होता हूँ तो आई एम ऑलवेज़ हैप्पी, बिकॉज अगर आप कहीं ऐसी जगह पे भी जाओ, इंडिया में भी नहीं कहीं और भी जाओ, वहाँ तो आपको ये सारे कार्निवोर्स इतने इजीली, अफ्रीका को छोड़ोगे तो नहीं मिलते, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अभी ये क्या है इधर जंगल में, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो वो एक इट्स अ वेरी प्लेजरेबल थिंग। सो आई हैव नेवर फील आउटसाइड होम, आई एम ऑलवेज होम आउटसाइड होम है मेरे लिए। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी एक छोटा सा कहीं पर भी जंगल चले जाओ, कोई भी जंगल ना हो, ग्रासलैंड हो या मैंग्रोव हो, माउंटेन्स पे एक पेड़ ना हो, जैसे हिमाचल में और ज़्यादातर लद्दाख साइड पे,
फिर भी उसकी ब्यूटी अलग है. तो आई एन्जॉय एवरी पार्ट ऑफ नेचर एंड देयर इज़ नो फिक्स्ड टैक्सा कि मैमल ही देखो या बर्ड भी देखो, सारे को एक साथ में देखो. और इतना है जानने को अभी भी. मुझे लगता है कि आई हैव बेयरली स्क्रैच द सर्फेस. सो बस वही है, दैट कीप्स मोटिवेटिंग यू टू कीप गोइंग. जैसे अभी जैसे मैंने कहा ताड़ोबा गया, तो कोई ज़रूरत नहीं था मुझे वहाँ के, बट अब मैं हूँ तो मैं से वहाँ तक गया ही हूँ, तो चलो और एक दिन बिता देते हैं. एंड फिर बैठो जंगल में. ऐसा भी नहीं था कि हम टाइगर के पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे, बट when you hear anything in the jungle, your mind knows कि कुछ तो हो रहा है. And for so many years of experience, then your probability of finding a certain species, it goes up because you have always understood the language of nature. ऐसा है. ओके, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ सर. लेट्स गो बैक टू सम हिस्ट्री. ओके, तो ज़्यादातर आपका काम जो है कंजर्वेशन के अराउंड है, राइट? सो क्या हुआ ऐसा हिस्ट्री में दैट वी हैव टू स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ आवर टाइगर्स? पहले ऐसा है कि हिस्ट्री तो आप कितने पीछे जाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है. हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है हमारी. तो उस समय पूरा इंडिया तो था वो बहुत सारे जंगल, बहुत सारे ग्रासलैंड्स, बहुत ही ग्रीन था और डिसकंटिन्यूअस गांव थे. उससे शुरुआत हुई और लोग जंगल पे डिपेंडेंट थे काफ़ी. पहले तो फार्मिंग तो बाद में आया, पहले हंटर गैदरर थे इंसान. तो वो जाते हंट करते, फ्रूट्स कलेक्ट करते वगैरह वगैरह. तो जंगल पे ही पूरी डिपेंडेंस थी. फिर पर जब ऐसे डिपेंडेंस होती है तो ऐसा होता है कि आप एक जगह पे नहीं रह सकते, आपको कॉन्स्टेंटली मूव करना पड़ता है. राइट. तो लोगों को सेटल होना था. तो सेटल होना के लिए आपको कंटिन्यूस फूड मिलना चाहिए. जंगल में आप जब ढूंढते हो जड़ी बूटी या जो भी है, तो आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता होगा. तो आप मेल सब चले जाते हैं, फीमेल्स पीछे रह जाती है वगैरह वगैरह जो भी था. राइट. बट दैट डिडंट अलाउ द पॉपुलेशंस टू ग्रो. बट तो जैसे फार्मिंग का इजाद हुआ, यानी उनको समझा कि ये उगा सकते हैं ये वगैरह वगैरह, तो ये बहुत हज़ारों सालों की बात कर रहा हूँ मैं. तो फिर वो सेटल होने लगे क्योंकि एक ही जगह पे रहने लगे. तो जो फेवरेबल कंडीशन थी वहाँ, तो वहाँ वेयर एंड टेयर कम होती है, तो पॉपुलेशन बढ़ा क्योंकि आपको कंटिन्यूस न्यूट्रिशन मिल रहा है. ऐसा नहीं कि अभी हमने हंट करने गए, खाना नहीं मिला तो 2 दिन तक हम आएंगे नहीं, तो ये क्या खाएंगे लोग. तो उस शक्ल में मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा थी. तो जैसे सेटल हुए वैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ. और पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ तो वो जहाँ रह रहे थे वो जगह वायबल नहीं रही, क्योंकि पहले अगर छोटा सा गांव था 10 फैमिली से समझो, तो वो नदी भी जो नदी के करीब ही रहते थे लोग, क्योंकि पानी की तो ज़रूरत रहती थी, तो वो नदी प्रदूषित नहीं होती थी. राइट. बट वैसे 10 का अगर 200 हो गए वो, तो आप उतने ही एरिया में आपका फीकल मैटर है, सुवेज वगैरह जो भी है वो पानी में जाएगा. फिर आपको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी जलाने के लिए, ईंधन के लिए. तो वो ज़्यादा यूज़ करने लगे वो एरिया को. तो कुछ सालों में वो सारे जो उनके आजू बाजू का एरिया था वो डिग्रेड हो गया. उधर रोग होने लगे क्योंकि आपके पानी में फीसिस जा रहा है, सारा जो है वो संतुलन डामाडोल हो जाता है. तो उस समय फिर लोगों ने लड़ाई शुरू हुई कि भाई हमें ये जगह हमारी है नहीं तो हमें दूसरी चाहिए. तो वो फिर कबीलों के बीच में वगैरह वगैरह ये सब हुई. तो उस समय तो जानवर वॉज अ यूटिलिटी आइटम, यानी जाओ खाना खाओ, उसको मारो, उससे भी डरो क्योंकि आपको भी अटैक कर रहा है. बट क्योंकि जंगल एक्सटेंसिव था और लोग कम थे फिर भी, तो कंजर्वेशन जैसी कोई ज़रूरत यानी वो वर्ड ही नहीं था. राइट. क्योंकि आपको हमेशा लगता था कि जानवरों से आपको बचना है ना. रात में आग लगा तेरे को पहरे दे रहा है तो जानवरों से, है ना. फिर धीरे धीरे हम इंसान तो बहुत रैपिडली, वंस वी कंट्रोल फायर, वंस वी हैड खेती, और फिर पानी हमने रोकना शुरू किया. वो सब करने से हमारी पॉपुलेशन बहुत फास्ट एक्सप्लोड हुई. और जैसे ही वो होने लगा
पहले तो जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल विलेज लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा था, बट जब जैसे बड़े बड़े शहर होने लगे तो उस शहर को ज़िंदा रखने के लिए दूर दूर से बहुत सारे अनाज फ्रूट्स वगैरह आने लगे। तो इंसानों ने जो जंगल बहुत ही ज़्यादा प्रिस्टीन थे उसमें भी जाने लगे क्योंकि ज़रूरत थी। जैसे डैम्स की ज़रूरत थी, तो वहाँ डैम्स तो नदियों पे ही होते हैं, तो नदी जंगल में से ही निकलती है, तो डैम्स वहीं बने, तो वो जंगल को सबमर्ज करने लगे क्योंकि इतने सारा आपको पानी मिल रहा है अगर, तो आप बेसिकली यू आर सबमर्जिंग ऑल दिस फॉरेस्ट, सो डिसकंटिन्यूस। सो ये सारा जब होने लगा, और उस समय साइंस हम ऐसे फॉर्मली नहीं करते थे। जैसे आप अगर देखोगे तो हमारे हिंदी और हम गुजराती, हिंदी, मराठी, उसमें अगर आप देखो तितलियों का नाम तो ऐसे नहीं है कि हमारे पास हर एक तितली के नाम है, आज की तारीख में भी नहीं है, हम ऐसे ही तितली बोल देते हैं उसको, राइट। जब ब्रिटिश जब आए इधर तो उन्होंने पहले से उनको इंटरेस्ट तो था, वो लोग हंटर्स भी थे, बिकॉज उनके पास वो अपने से कुछ साल पहले से काफ़ी इन अ वे वेल इक्विप्ड, वेल टू डू थे, गन्स थी, ये थी, वो हमारे पास अभी भी वो सब नहीं था, राइट। तो हम हंटिंग भी करते थे तो उसका इतना दूर असर नहीं होता था बुरी तरह से, क्योंकि हम भाले से, हम तीर से, वो आप क्या कितना कर सकते हो, आपके पास टॉर्च नहीं है तो आप क्या मारोगे। बट जब वो आए इधर तो वो उनके पास सारी टूल्स थी, उनके पास गाड़ियाँ थी, उनके पास टॉर्चेस थी, उनके पास पैसा था कि लोगों को 50-60 लोगों को लेके आप जंगल जा रहे हो, हाथी में ये वो सब करने लगे। महाराजा कुछ कर रहे थे अपने यहाँ, लेकिन वो भी कितने थे। सो उस समय ब्रिटिश के ज़माने पे बहुत ज़्यादा हंटिंग हुआ, जिसमें बड़े बड़े जानवरों को मारा गया, टाइगर्स और वाइल्ड डॉग्स, लेपर्ड्स, हाथियों को बहुत पकड़ा गया। तो ये सारा जो समय था उस समय एक्चुअली डाउनफॉल स्टार्ट हो गया काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी का। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, यानी उन्होंने बर्ड्स को का नामकरण किया, आपने इंडिया के बटरफ्लाईज, ये सारे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए, वो आज तक हम उस के शुक्रगुजार है, क्योंकि नहीं तो हम वही अपनी तितली है, चिड़िया है, ऐसे चल रहा था। तो वो नेचुरल हिस्ट्री जो था उनके लिए वो एक हॉबी थी, राइट, है ना। तो वो उन्होंने हमको एक पॉजिटिव दिया कि हम डॉक्यूमेंट करने लगे, बट उसके साथ साथ हमें ये भी समझने लगा कि ये सारी चीज़ें अब जाने लगी है। तो उस समय IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेटवर्क जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेटवर्क, वो उसने स्पीशीज़ को कैटेगराइज करना शुरू किया कि ये लीस्ट कंसर्न है, यानी ये काफ़ी है, तो कौवा है तो लीस्ट कंसर्न हो गया। तो जैसे जैसे इंडेंजर्ड हो गया, थ्रेटेंड हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, जो बहुत ही कम हो गया, तो ये सब जब उसके कैटेगरीज आ गए तो लोगों में बात शुरू हो गई कि यार ये पहले इतने थे अब इतने हो गए, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई ऐसा सोचता नहीं था। डेफिनेटली। तो ये जो ग्लोबली एक इन अ वे अवेयरनेस आई कि इंसानों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जो पिल्फर किया है वेल्थ, ऐसा समझ के ये अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। आप समुंदर में देखो या माउंटेन्स पे देखो या कहीं पर भी देखो, हर एक जगह पे इंसानों ने अपना फुटप्रिंट छोड़ा और एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया। तो वो एहसास जब हुआ तो ये आई थिंक 60s और 70s की बात है, जब लोगों ने सस्टेनेबिलिटी को, तब वो सस्टेनेबिलिटी नहीं कहते थे, बट कंजर्वेशन का मतलब है कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर। ओके, गॉट इट। तो वो प्रोटेक्शन नहीं है। लोग बहुत बार बोलते हैं कि कंजर्व करो, कंजर्व करने का मतलब है, क्योंकि अब हम माने या ना माने, हमको अच्छा लगे ना लगे, ये प्लैनेट पे इंसान का रूल चलता है, ऐसा एटलीस्ट हमको ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि वो बात सच नहीं है। लेकिन एट अ पर्सनल लेवल इफ़ यू आस्क 99 आउट ऑफ 100 पीपल विल से कि अरे क्या है, हमारे पास मेडिकल ये है वो है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, हम सबसे इंटेलिजेंट है। सो वो एक था, वैसे हम सुपीरियर है और बाकी सब हमारे लिए है, ये जो पृथ्वी है वो हमारे कंजम्पशन के लिए है, राइट। सो कंजर्वेशन भी वेस्टर्न टर्म है, जो बेसिकली कि आप लो, लेकिन इतना भी मत लो कि हमारे लाइफ पर उसका असर होने लगे। यानी हम अपने अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कंट्रोल करें हमारी एक जो हवस है कि हर चीज़ को लो, तो इसलिए वो वर्ड कंजर्वेशन आया।
अब ये मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ। इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया में ऐसे भी आज की तारीख में भी हमारा कल्चर है ना, वो नेचर से जुड़ा हुआ है। कोई और दुनिया में सांपों का पूजा नहीं होता। वहाँ पर सांपों को मैसेकर किया जाता है पूरी वर्ल्ड में। कहीं कहीं पे यूएस में तो हंट्स होते हैं, जरे सारे के सारे गांव नहीं, शहर के शहर कुछ 1-2 दिन रैटल स्नेक का हंटिंग करते हैं आज भी। हाँ, बिकॉज उनको लगता है कि ये डेंजरस है। तो पूरे साल नहीं, बट एक सर्टन में हर वो ही कर रहे हैं, है ना। टेक्सास में काफ़ी जगह पे, और ऊपर तो ओपन सीजन है ही बहुत सारी जगहों पे। अफ्रीका में हंटिंग अलाउड है, यूएस में भी बहुत सारे स्टेट्स में, हर स्टेट में नहीं, ओपन सीजन होती है, यानी इन सर्टन टाइम ऑफ द ईयर आपको लाइसेंस आप खरीदो और हंट करो। पाकिस्तान में भी होता है ऐसा, बहुत जगह पे एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी वो चलता है ना। तो इंडिया में ये बात हम कभी नहीं करते थे। नमस्ते दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, बट आई थिंक एक छोटा सा परिचय तो बनता है कि व्हाट इलाही ट्रैवल्स इज़। सो बेसिकली इलाही ट्रैवल एक सस्टेनेबल ट्रैवल कम्युनिटी है जो अपने ट्रैवलर्स के लिए ट्रिप प्लान करती है, चाहे वो सोलो ट्रैवलर्स हों, ग्रुप में आ रहे हों, फैमिली हो या कॉर्पोरेट्स हों। इसी के साथ साथ हम हमारे ट्रैवलर्स के लिए जब उनकी ट्रिप कंप्लीट हो जाती है तो एक प्लांट लगाते हैं, सो दैट जो उनका कार्बन फुटप्रिंट है वो बैलेंस हो सके या मिनिमाइज हो सके। एंड वी हैव होस्टेड अबाउट 5000 प्लस ट्रैवलर्स इन मोर देन 400 प्लस ट्रिप्स। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इलाही ट्रैवल्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, या फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड बीइंग अ लिसनर टू आवर पॉडकास्ट। वाइल्ड लाइफ को अपने से अलग नहीं समझते। ज़्यादातर इंसानों को अगर आप इंडिया में पूछोगे तो वो बोलेगा कि हमको डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा कि ये होना नहीं चाहिए। हमारे हनुमान इज़ अ मंकी। हमारे सबसे जो सबसे ज़्यादा पूजा जाता है हर तो गणेश जी है, इट्स जस्ट एन एलिफेंट। दुर्गा है जो गुस्से वाली है, लेकिन उसका वाहन है टाइगर। चूहा भी है वाहन। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे आइकॉनिक स्पीशीज को हमने बना दिया। हमने क्रोकोडाइल को भी वाहन बना के रखा है। स्नेक, शंकर भगवान के ऊपर नाग हमेशा रहता है। सो हमारे कल्चर में वो इंटरवोवन है। और आज की बात तो नहीं है, हज़ारों साल पुरानी बात है। आज हम कॉन्जर्वेशन में अनीश चंदेरिया ने तो नहीं बोला है कि ऐसा करो ताकि लोग उसको प्यार करें। ये तो हमें विरासत में मिला हुआ है ना। सो वो एक बहुत यूनिक चीज़ है इंडिया की। तो हमारे यहाँ क्या था कि हम ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं करते थे, लेकिन हम मैसेकर भी नहीं करते थे। हमारे यहाँ वेजिटेरियनिज्म है, ज़्यादातर स्टेट्स वेजिटेरियन है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़िए तो ज़्यादातर आप गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह बहुत सारा वेजिटेरियन पॉपुलेशन है। ऐसे भी बहुत सारा वेजिटेरियन पॉपुलेशन है। सो हम जानवर को कभी कमोडिटी नहीं समझते थे, कभी भी नहीं, आज भी नहीं समझते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अभी भी टूरिज़्म होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता कि हंटिंग करते हैं चलो, क्योंकि अभी इतने सारे टाइगर हो गए और वो टाइगर इंसान को मारने लगे। तो टाइगर को मारो, पैसा कमाओ, यानी आपके पास पैसा है, आपको मैं 10 लाख रुपए में एक लाइसेंस दे रहा हूँ, आप एक टाइगर को मारिए और उसकी स्किन आप अपने पास रखिए और गवर्नमेंट को पैसा दीजिए। ऐसा चल रहा है बहुत सारे कंट्रीज़ में। हम अभी भी वो नहीं करना चाहते। लोगों को बोलता है गवर्नमेंट कि भाई आपको नीलगाय या जंगली सुअर आपके खेत में आ रहा है तो आप गोली मार दो। अच्छा, हाँ, ओके। लेकिन लोग नहीं मारते क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होता है कि ओपोजिशन बोलता है कि आपने ये है, तो वो फिर फोर्स हो कुछ स्टेट्स में, महाराष्ट्र में भी और काफ़ी जगहों पे स्टेट ने एक्चुअली उसके ऊपर जो हंटिंग बैन है वो ये 2 स्पीशीज़ पे हटाया हुआ है कि 1 साल तक आप इसको हंट कर सकते हो ताकि वो पॉपुलेशन कम हो जाए, फिर वापस बढ़े, फिर वापस 5-6 साल के बाद आप हंट। लेकिन वो भी नहीं करता लोग वो भी नहीं करते कि भाई उनको नहीं चाहिए वो, लेकिन उसको गोली से मार कर उसको ऐसा, वो भी सही नहीं है, वो भी नहीं करते। लेकिन वो कल्चर है अपना। तो वो इंडिया में जब दुनिया में कंजर्वेशन वर्ड कॉइन हुआ, तब इंडिया तो ऑलरेडी मेरे मुताबिक कंजर्वेशन कर ही रहा था इतने सालों से। इसलिए तो अपने आज की तारीख में कौन सी कंट्री है जिसमें अपने जितना पॉपुलेशन है? कौन सी कंट्री है? कोई नहीं है। कौन सी कंट्री है जहाँ पर इतनी गरीबी है? कोई नहीं है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा गरीबी होनी है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिस पे 200 साल तक किसी बाहर वालों ने राज किया है और अपने को डिप्लीट किया है, यानी अपने से बहुत सारे मिनरल्स, अपने बहुत सारी चीज़ लेके चले गए यहाँ से, है ना।
उसके बावजूद हमारा टॉलरेंस नेचर के लिए इतना है, तो वो इम्पॉसिबल बात है एक्चुअली, ये होता ही नहीं। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डर कर चल रहा है ये सब। ठीक है, हम लॉ अबाइडिंग है ज़्यादातर, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये बिकॉज वो हम हर एक जीव को रिस्पेक्ट करते हैं। वी मे नॉट, अभी आपके घर में अगर लिजर्ड आ गई तो आपको नहीं अच्छा लगे, आप बोलोगे अब निकाल दो, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलोगे यार इसको, ये देखो बिल्डिंग को बोलो कि इसमें सारी लिजर्ड्स को मार दो, ये ऐसे नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत यूनिक चीज़ के वजह से इंडिया तो कॉन्जर्वेशन बोले बिना कर ही रहा था। सिंपल चीज़ है, हम सारी चीज़ें रिसाइकल करते हैं। मीन्स मेरे टाल आज की तारीख में अगर वो घिस जाता है तो उसको काट लेते हैं हम, और उसको हम बर्तन पोंछने में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यस, हाँ, कहीं पे आप अपने घर के पास वो रख देते हैं पोंछने के लिए। दीज आर थिंग्स दैट हम उससे नीचा नहीं हो जाते। पैसा है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम बोलते कि यार इसको क्यों फेंकना, रेफ्रिजरेटर है तो किसी को हम बिल्डिंग में पूछ लेते कि भाई आपको चाहिए, हम कभी उसको ट्रैश में नहीं फेंकते। राइट। तो ये चीज़ हमारे में पहले से है। तो कॉन्जर्वेशन भले कॉइन हुई लेट, लेकिन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट successful country when it comes to nature conservation by default, through our culture and then through law abiding citizens. तो ये मुझे ये बोलने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। मैं कहीं पर भी जाऊँ, कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, अब्रॉड भी, मेरे अगर सेशन है तो मैं सबसे पहले सबको इनवाइट करता हूँ कि अगर कॉन्जर्वेशन तो बहुत इशू बड़ा है और हमें सब जगह दिक्कत हो रही है। समुंदर में मछली ख़त्म हो रही है, वेल ख़त्म हो रही हैं, टाइगर से लेके पोलर बेयर से लेके लायन से लेके जैगुआर, सब कोई भी ऐसी स्पीशीज़ नहीं है। इंसान और इंसान पे डिपेंडेंट स्पीशीज़ लाइक क्रोज एंड डोमेस्टिक डॉग्स को छोड़े तो कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा। फिर भी आपको अगर कंजर्वेशन करना है ना तो एक बार इंडिया आ जाओ, इंडिया से बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों के पास ना हमारे जितना पॉपुलेशन है ना प्लेस की कंस्ट्रेंट्स है, वहाँ लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी ज़मीन है। यूएस खाली ही पड़ा हुआ है अभी भी। ऑस्ट्रेलिया देखिए अब पूरा खाली, अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ द बिग कॉन्टिनेंट वहाँ पर लोग हैं, बाकी अंदर तो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। फिर भी वहाँ एनिमल्स को बचाना बोला तो लोगों को थोड़ा उसके बारे में अलग से डिस्कशन होता है। और अपने यहाँ इतने लोग हैं सब जगह, आप कहीं से भी 5 किलोमीटर जाओ, कोई बीच में लोग गांव ना मिले ऐसा नहीं होता है। आप हिमाचल में आप लोग काफ़ी करते हो टूरिज़्म, आप बता दो मुझे कि आपके पूरा जो रामपुर वाला रोड है कहीं ऐसा जगह मिलेगा आपको जहाँ पर लोग का रहने का नहीं है। सेटलमेंट्स है ना सब जगह, हर जगह। फिर भी जानवर भी है ना, ब्लैक बेयर्स है वहाँ पर, स्नो लेपर्ड तो वैर ऊपर है, लेकिन तेंदुआ है, तेंदुआ कितना है। सो ये सारा है आज इंडिया में, विच इज़ वेरी यूनिक। सो आई फील कंजर्वेशन इन हिस्ट्री इज़ इंडिया में तो बहुत सालों से है, आज दुनिया उसको रिकग्नाइज करती है। और हम आज की तारीख में भी एनिमल्स का वोट भले ना हो, लेकिन उसके बारे में बोलने वाले लोग हैं और गवर्नमेंट उनको फिर भी ज़िंदा रहने देती है। मैं ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में जानता हूँ जहाँ अगर आपने कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कुछ कर दिया या आपने किसी को रोकने की कोशिश की तो आपको रातों रात उठा भी लेंगे। आपको लोगों को यहाँ तक कि डेथ थ्रेट्स आते हैं और उड़ा देते हैं गवर्नमेंट से ही, क्योंकि आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो या उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होंगे, क्योंकि उनको कोई प्रोजेक्ट के थ्रू पैसा मिलता होगा। तो अपने यहाँ आज की तारीख में भी, क्योंकि मैं सेवरल गवर्नमेंट कमिटीज़ पे हूँ और ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि जब हम सर्वे के लिए जाते हैं और हमें दिखता है कि यहाँ पर ये ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर हम हमारा कमेंट देते हैं तो ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट शेल्व हो जाता है। और कहीं कहीं 20-20, 30-30 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ने बैक बर्नर पर डाल दिया है बिकॉज ऑफ कमेंट्स बाय कॉन्जर्वेशनिस्ट्स। यू नो, ये भले अब धीरे धीरे ये भी चेंज होगा क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, इकोनॉमी ये वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये मैं बात कर रहा हूँ कि वो आज की तारीख में भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहाँ पर वो बहुत अमेजिंग है। और बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज से लेके लोग आकर इस फील्ड में आए हैं और वो काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन कर चुके हैं। और इंडिया में और भी है, जैसे
IUCN के बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, तो हम तो वहाँ पर 90 कंट्रीज से ज़्यादा सिग्नेटरीज है उसमें, एक्चुअली 100 से ज़्यादा है अभी। तो हम तो मिलते हैं लोगों को ना काफ़ी। इतना नॉलेजेबल आम आदमी मैंने नहीं देखा कहीं। इंडिया में है, भले पढ़ लिखते नहीं होंगे, लेकिन आप उनको बेसिक कुछ पूछ लो तो वो लॉजिक और वो नेचर का इम्पोर्टेंस वो उनको पता है, पढ़े नहीं हो तो भी। तो वो मुझे बहुत हमेशा गर्व होता है जब मैं कहीं जाता हूँ और मैं ऐसे ही किसी से बात करता हूँ जो बहुत ही वेल डेवलप्ड नेशन से हैं और उनको एक सिंपल सी चीज़ें नहीं पता होती, और उनको जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वो उनको लगता है कि अरे हमको आना चाहिए, ये ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे लिए तो आप उसके लिए, हम तो यहाँ इतने लोगों को देखते हैं जो इतना सब करने के बाद बोलते भी नहीं है कि हमने क्या किया, क्योंकि उनको लगता है ये तो हमारा कर्तव्य है। सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये फील्ड से जुड़ा हूँ, बट ये मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ। ये चलो मैं तो पैशन है मुझे और मैं ये करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम जो है पूरी वो सारे लोग मेरे जैसे ही है, एकदम ही पैशनेट अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। तो बट मैं हमारी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि आज नहीं तो कैसे इंडिया में 70% से ज़्यादा दुनिया के टाइगर्स होते हैं, वाइल्ड टाइगर्स क्यों होते? हाथी ऑलमोस्ट 25,000 या 27,000 हाथी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65% है ऑफ एशियन एलिफेंट्स, वो क्यों होते? राइनोज 85% ऑफ ऑल वन हॉर्न राइनोज इन द वर्ल्ड क्यों होते? एशियाटिक लायंस द ओनली प्लेस इन द 100% ऑफ ऑल एशियाटिक लायंस हमारे यहाँ है, राइट? गिर में, गुजरात में, गिर नहीं गुजरात में। क्यों होते? क्योंकि ये सारे जानवरों को तो लोग दे फील थ्रेटेंड ना। तो अगर इंसानों को ये अंदर से नहीं उनके बारे में गुस्सा होता तो ये कोई बचा सकता है क्या? एक आम आदमी क्या है, मेरे घर के पीछे अगर एक तेंदुआ आ जाता है, मैं उसने कुछ मार दिया कुत्ते को, मैं उसमें एक पॉइजन डाल दूँ, ख़त्म, मेरा फिंगरप्रिंट भी थोड़ी मिलने वाला है। क्यों है ये सब? तो ज़्यादा मेरे ना बोलने पर भी अगर आप सोचोगे कि अभी भी बॉम्बे के अंदर 40-50 हज़ार फ्लेमिंगोज आते हैं, यहाँ से आपको 1 घंटे के अंदर यू कैन बी इन द मिडल ऑफ अ फुल फ्लेमिंगो सिटी, राइट? वो आज भी इतना सब क्यों लोग देख पा रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ दिस अनसेड अटैचमेंट दैट वी हैव। इट्स लाइक एन अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे माँ के साथ होता है ना, वो एक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये हमेशा रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिग्रेड होता हुआ देखा है मेरे लाइफ टाइम में, फॉर वेरियस रीजन्स, नॉट बिकॉज दे आर एंग्री विथ नेचर बट बिकॉज ऑफ सब्सिस्टेंस। भाई गरीब सोचेगा ना कि मेरे को भी बॉम्बे में अनीश अंधेरा की लाइफस्टाइल चाहिए, कैसे वो रहता है बॉम्बे में, मैं इधर रह रहा हूँ, तो उसके कारण उनका कंजम्पशन बढ़ता है क्योंकि वो उसके एस्पिरेशन के हिसाब से, तो उस वजह से नेचर पे जो हो रहा है। बट किसी ने नेचर के अगेंस्ट लड़ाई नहीं करते, अभी भी नहीं करते। सो ये बस यही है। तो कंजर्वेशन की हिस्ट्री में तो यही है कि इंडिया नीड्स टू टॉक कि भाई हमने क्या किया है, और आवर पॉलिटिशियंस हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आप इलेक्शन तो जीतो, अच्छा है, लेकिन अगर आप नेचर को शॉर्ट चेंज करके जीतने की कोशिश करोगे तो आपकी टेन्योर इतनी लंबी नहीं रह पाएगी। बिकॉज अगर पानी नहीं जाएगा किसी घर पे तो आप कुछ भी कर लो, लोग आपको नहीं वोट कर पाएंगे, क्योंकि जब लोग ही नहीं रह पाएंगे तो आपको वोट करने वाला कौन रहेगा? आज मैं इलेक्शन की बात करूँ, इथियोपिया में क्या इलेक्शन होगा, या सीरिया में क्या होता है वहाँ। सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट वाइल वी हैव ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू बी माइंडफुल कि भाई हम इससे गर्व महसूस करें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। बिकॉज मैंने जैसे कहा कि पिछले 2 दशक में मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट का रवैया चेंज होता हुआ देख रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के एस्पिरेशंस, बिकॉज आज इंटरनेट की वजह से सबने सब कुछ देख लिया है, तो सबको वो चाहिए। तो अगर हर किसी के घर पे एक SUV चाहिए, हर घर के में ACs फुल डे चाहिए, तो इसका असर तो पड़ रहा है ना। भले वो नेचर के अगेंस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स ऐसी बढ़ रही है, और हम इतने सारे लोग हैं कि सबकी अगर वो रिक्वायरमेंट्स है इंडिया में 1.5 बिलियन, तो भाई ये प्लानट भी कम पड़ जाएगा। अगर सिटी में जो लाइफ है सिटी में लोगों की, वो कितने लोग हैं? 4%, 5%। अगर वो लाइफ हम सारे 100% इंडियंस को देना चाहे तो ये प्लानट में भी उतनी जगह नहीं है, राइट? सो वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल कि हम ऐसे जगह पे पैदा हुए, बट वी कैन नॉट जस्ट सिट आइडल कि भाई ये हम ऐसा ही है, ये हमारा लेगेसी है, हम तो ठीक ही रहेंगे। तो हमें इसके लिए ये कॉन्जर्वेशन
जो हम एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट हमारे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स है जो ये करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब तक तो हम ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन आगे वाले सालों में अगर हम बच्चों को ये ज्ञान नहीं दे पाएंगे और वो भी अगर वही ब्लाइंड एस्पिरेशन टू बिकम रिचर, टू बिकम मोर पावरफुल में जिएंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक हम हमारा इंडिया नहीं बचा पाएंगे। कूल। मेरे मन में बहुत ऐसे ना अलग अलग सवाल आ रहे हैं विच आई वुड आस्क यू बट बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट होपफुली। सो सर, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज? जनरली मेरे को लगता है कि शायद पोचिंग इज़ वन ऑफ देम, बट आई डोंट थिंक इट्स द ओनली रीज़न कंजर्वेशन में जो आता है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चैलेंजेस एक्सेप्ट पोचिंग? नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज फॉरेस्ट डेग्रेडेशन है। यानी फॉरेस्ट, यानी जब मैं फॉरेस्ट कहूँगा तो आप ग्रासलैंड भी पकड़िए, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम का डेग्रेडेशन जो वो कटने लगी है, ग्रासलैंड्स गुलुप्त हो चुके हैं, उसमें भी हमारा योगदान होगा? हमारे योगदान है सारा। कैसे, हमें क्या कर रहे हैं हम लोग? हम फार्मिंग कर रहे हैं हर जगह, फार्म्स बड़े होते जा रहे हैं, हम बड़े बड़े घर बांध रहे हैं, राइट। उसके लिए सैंड चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होती है, उसके लिए हमें माउंटेन्स काटने पड़ रहे हैं, नदी से हम सैंड इलीगली ले रहे हैं। सारी नदी की जो सैंड है वो तो एक्चुअली पूरा न्यूट्रिशन है उसमें, वो सारा हम ले लेकर हमारे घर बांध रहे हैं। समुंदर से सैंड निकाल रहे हैं। बॉम्बे में जो काली रेती होती है, रेत, वो कहाँ से आती है? वो ड्रेजिंग होती है समुंदर के बॉटम से, तो उधर सारे आपका डिग्रेड हो रहा है। फिर ग्रासलैंड तो आपको लगता है कि वेस्टलैंड है। हम ब्रिटिश के टाइम पे क्या इन्होंने वेटलैंड्स बहुत सारे जहाँ से उनको कोई फ़ायदा ना हो उसका एक एटलस बना दिया उनको। सॉरी टू इंटरप्ट, बट व्हाट इज वेटलैंड? वेटलैंड यानी जो पर पानी होता है, जैसे तालाब, गॉट इट, जिसमें या कहीं पे बॉग होता है एकदम, जो ज़मीन भी नहीं रहती है, मार्शलैंड, ठीक है, गॉट इट। कच्छ में जैसा है, ओके। समुद्री हो सकता है वो, या फ्रेश वाटर का भी हो सकता है, जैसे भरतपुर हुआ। तो ये सारे जो है जिसमें से मच्छर हो सकते हैं, जिसमें क्या यूज़ कर सकते हैं उसका, ऐसा समझ गया। ग्रासलैंड ऐसा वो सोचते थे तभी, ठीक है। वो सब का उन्होंने एक एटलस बनाया और उसको वेस्टलैंड एटलस बोल दिया कि ये हमारा वेस्टलैंड है, बिकॉज यहाँ से हमको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो आए थे यहाँ से लेने के लिए, राइट। तो अभी ग्रासलैंड से क्या ले, राइट। तो पेड़ उगाओ वहाँ पर, तो टीक उगाओ ताकि वो साग को निकाल सके। फिर ऊपर माउंटेन्स में जाके आपने स्पाइसेस और ये सब का वो किया, राइट। तो लकड़ा मेन था उनका रीज़न यहाँ आना। बाकी बहुत सारी चीज़ें मिल गई उनको, लेकिन लकड़े के लिए आए थे, क्योंकि उनको रेलवेज जो बांधनी थी उसके लिए जो स्लीपर्स थे वो लकड़ा कहाँ से मिलने वाला था। तो उस समय उन्होंने वेस्टलैंड एटलस बनाया, जो अभी भी हमारे यहाँ चलता है। इसके चलते 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर ग्रासलैंड्स हमने खो दिए, क्योंकि ग्रासलैंड तो आप सैटेलाइट में भी देखोगे तो वो आपको कुछ दिखता नहीं है, वहाँ लगता है कि बंजर है, लेकिन वो ग्रास है, और वहाँ जो स्पीशीज़ रहती है वो कहीं नहीं रह सकती, है ना। तो ये डेग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, मैंग्रोव सिस्टम, मैंग्रोव्स क्या है, ऐसी वो उसकी जगह पे हम बिल्डिंग बांधेंगे ना, समुंदर के किनारे लगेगा, तो मैंग्रोव्स को आप हटाओ, उसको रिक्लेम करो, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े करो। वो वुडलैंड्स तो काट ही रहे हैं हम, बिकॉज लकड़ी चाहिए। किसी ने गोल्फ कोर्स बांध दिया वहाँ, किसी ने एनक्रोच करके, ज़्यादातर तो बिल्डर्स एनक्रोच कर रहे हैं बहुत सारे लैंड्स इलीगली, फॉरेस्ट लैंड को इलीगली एनक्रोच करके उसमें प्लॉट्स बना के बेच भी दिए। माउंटेन्स पे से आपने मिनरल्स बहुत निकाले, तो माउंटेन्स को कोल, आयरन, बॉक्साइट, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो चाहिए होते हैं, लेकिन कहाँ से लेने वो भी जानना ज़रूरी है। जंगल ही काट कर वो क्यों लेना, माउंटेन्स को ही तोड़ कर क्यों करना, कहीं और ढूंढो, प्रॉस्पेक्टिंग करो उसका, कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐसी जगह से लो जहाँ पर प्रॉब्लम कम आए। ग्रासलैंड को तो फार्मलैंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी वहाँ पर सीधी खेती शुरू कर दी, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है फालतू सा। तो डेजर्ट में भी हमने सॉल्ट प्लांट्स बना दिए, है ना। तो ये जो सारा हो रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड द प्लैनेट एंड ह्यूमन लाइफ, वो याद रखना है। पोचिंग होता है
लेकिन पोचिंग अगर हंटिंग जैसे खाने के लिए हो रहा है तो आज की तारीख में बिकॉज पोल्ट्री, पिगरीज, गोटरीज, ये जो गोट पिग सारा गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में है, तो वो जब मिल रहा है तो आपको फिक्स्ड मिल रहा है, तो कोई भी अभी भी नेक्स्ट जनरेशन जो यंगर जनरेशन को जंगल में जाके तीर कमान चलाकर कुछ करना नहीं है उनको, तो वो ये जो चल रहा है हंटिंग वो भी धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। पहले ज़्यादा चलता था पर अभी लोगों को करना नहीं, क्योंकि उतना मेहनत क्यों करना जब आपको घर पे बैठे बैठे पोल्ट्री मिल रही है, आपको मुर्गी मिल रही, राइट। सो वो टाइप ऑफ हंटिंग धीरे धीरे कम हो जाएगा। पोचिंग जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है, जैसे कि आइवरी तो एलिफेंट हुआ, हॉर्न राइनो हुआ, टाइगर के बोन, स्किन, सारी चीज़ें, लेपर्ड की भी, लायंस की भी, तो ये जो है पेंगोलिन के स्केल्स, तो ये सारे इंडिया में तो बैंड है, तो आप यहाँ पर तो कोई खुले में आप मांग ही नहीं सकते, और आपके पास अगर है भी और कब पता चल भी जाता है किसी को तो आपको 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 50 लाख तक फाइन भी हो सकती है ना। 2 लाख 2.5 लाख से लेके 50 लाख तक डिपेंडिंग ऑन आपकी बैकग्राउंड क्या है वो डिसाइड कर देते हैं। तो अभी भी लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते, बट इधर मिडलमैन होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किसी और के साथ बाहर, और फिर वो अल्टीमेटली जाता है मिडल ईस्ट में या साउथ ईस्ट एशिया में, और साउथ एशिया ने चाइना में या वियतनाम में, बाहर उसका डिमांड है। उसके वजह से यहाँ जो पोचिंग होती है वो टारगेटेड स्पीशीज़ को ख़त्म कर सकती है। बट हंटिंग जो है, जो खुद कंजम्पशन के लिए है, वो है ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता आने वाले, बिकॉज उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और उसमें हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई उसमें पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है। यानी शौकिया जो बहुत पावरफुल लोग कर लेते हैं, जैसे आपको पता है कुछ हमारे एक्टर्स हैं जैसे सलमान खान वगैरह, जिन्होंने ये किया, वो शौकिया हंटिंग करते हैं, बस ज़्यादातर लोग जो गांव के हंट करते हैं वो खुद खाने के लिए करते हैं, उसका कोई बिजनेस नहीं करते, और वो भी धीरे धीरे मैंने कहा कम हो जाएगा। बट मेन थ्रेट इज़ फॉरेस्ट यानी इकोसिस्टम डेग्रेडेशन, एंड सेकेंड इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक तो जंगल है, वो जंगल उतना का उतना रहेगा लेकिन वो डिग्रेड हो जाएगा, यानी वो कटने लगा है। फ्रेगमेंटेशन इज़ कि ये जंगल है लेकिन उसमें से रोड पास हो रहा है, रेलवे ट्रैक पास हो रहा है, तो वो उसके पैच वो बढ़ जाएगा, यानी एक सिंगल ब्लॉक नहीं रहेगा, वो 2 ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसमें कुछ और आएगा, फिर कैनाल सिस्टम बनेगी, इरिगेशन तो करना है, और आपके सारे डैम्स तो जंगल में है, तो डैम्स का पानी लेके जाने के लिए आपको तो कैनाल बनानी है। वो कैनाल 50 मीटर की भी हो सकती है, उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। जब इतनी बड़ी कैनाल होती है तो उसमें सीपेज होता है, तो उसकी वजह से वो सीमेंट का बनाना पड़ता है। जब सीमेंट बनाते हो तो इतना स्लोप रखना पड़ता है, क्योंकि जितना चौड़ा रखोगे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो उसको जितना डीप करोगे तो इतना डीप हो जाएगा, तो फिर एनिमल जो अंदर जाएगा वो बाहर नहीं आ पाता है, तो वो भी एक फ्रेगमेंट कर दिया अपने लैंड को। तो वो फ्रेगमेंटेशन इज़ द सेकेंड मोस्ट डेंजरस थिंग, डेग्रेडेशन, फ्रेगमेंटेशन, और कंप्लीटली फॉरेस्ट का जो रिमूवल होता है, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं जिसको, जो माइनिंग के लिए, राइट, वो डिफॉरेस्टेशन है। जब आपने माइन कर दी कोई कॉरिडोर के बीचों बीच, यानी आपको जंगल कट गया, लेकिन वो जंगल ऐसा था कि 2 अच्छे रिजर्व्स को ज्वाइन करता था वो बीच का जंगल, अगर उसमें माइन आ गई तो आपका जो मूवमेंट है एनिमल का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बराबर है। सो वो डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो वो अपने डेवलपमेंटल कामों के लिए होता है, गांव के लोग नहीं करते, वो गांव वालों का वो नहीं है उसमें, वो है माइनिंग, वो है इरिगेशन के लिए डैम, क्योंकि बड़े बड़े डैम्स, अगर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चाहिए तो आपको बड़े डैम्स चाहिए, अगर तो आप जो डैम मानते हो तो पूरा का पूरा लाखों पेड़ डूब जाते हैं वो। फिर कोई भी ऐसी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो आपके जो MIDC टाइप के जो होते हैं वो हर एक स्टेट में होते हैं, तो वो अपना फॉरेस्ट उनको भी चाहिए होता है एरियाज जहाँ पर वो इंडस्ट्री डाल सके। तो ये सारे जो है थ्रेट्स, दीज आर मच बिगर देन हंटिंग एंड पोचिंग। ओके, एंड पोचिंग के सर तरीके क्या हैं? पोचिंग के तरीके तो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट के लिए कर रहे हो तो आपको इंटैक्ट चाहिए सब कुछ, ओके, यानी वो आपकी स्किन फटी हो तो नहीं चलेगा, तो आप नॉर्मली
एक तो आप स्काउटिंग करते हैं और वो पहले जो अगर जहाँ पर चाहिए उन्होंने तो ऑर्डर बना दिया कि उनको चाहिए 20 टाइगर। ओके, तो वो कौन भी- बनाता है मतलब? बाहर को कार्टेल्स बहुत सारी है ना। ओके, और ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है ना, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इट इज़ आई वुड से द 4th लार्जेस्ट इलीगल ट्रेड ऑन अर्थ। 4th लार्जेस्ट, ओके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, एम्यूनेशन एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड। वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग। और वाइल्ड लाइफ ट्रेड और ये सारे जो है ना, ये अंदर से जॉइंड है। कैसे? इंटरलिंक्ड है। हाँ, क्योंकि अगर आपको समझो गन्स चाहिए, आपने गन ऑर्डर करी, आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा ट्रेल छोड़ देता है, ट्रैक कर सकता है कोई भी। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं आपको 2 टाइगर की स्किन देता हूँ। बार्टर। टाइगर की स्किन की तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। या आपको मैं 2 किलो का हॉर्न दे देता हूँ, या 10 किलो की आइवरी देता हूँ, मुझे आप इतने ड्रग्स दीजिए, इतने गन्स दीजिए, इतने ह्यूमंस दीजिए। ह्यूमंस में बच्चे, विमेन, दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑल्सो अक्रॉस दिस प्लानट, बहुत बड़े पैमाने में। तो ये सब जब होता है उसमें बार्टर होता है बहुत सारा, यानी आपने गन्स लेके ड्रग्स ले लिया, ये वो, तो उसमें एक है वाइल्ड लाइफ। तो वो जो है वो आपका इंडिया में उसका वो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बेचोगे, आपके पास जो भी है, समझो मेरा ये है फ़ोन, अगर ये फ़ोन का वैल्यू 0 है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं वहीं दूंगा जहाँ इसका वैल्यू है। तो भले इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अगर मुझे ड्रग्स लेने हैं, कोई कोकेन, तो वो मैं कोई ऐसी चीज़ दे दूँ उनको। और ये सब इतने ट्राइबल्स, जो ट्राइब्स है, कुछ बहेलियाज, बावरियाज, कुछ ऐसी ट्राइब्स है, मोगियाज, जो ट्रेडिशनली हंटिंग ट्राइब्स थी। और ब्रिटिश के टाइम पर भी, महाराजाओं के टाइम पर भी उनका उपयोग होता था हंटिंग करने में, क्योंकि उनको जंगल स्किल्स पता था। कम है अभी, लेकिन वो है। अब उनको सब पता है। जैसे आज मुझे पता है कि टाइगर को कैसे ढूंढना, वैसे उनको पता है ना। मेरे से भी बेटर मालूम है, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी उससे लगी हुई है ना। तो आप और उनको अपने अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम में आने नहीं दे रहे लोग, क्योंकि उनको वो ऑस्ट्रासाइज करके रखा है कि तू तो चोर है, या तू ऐसा ही रहे, तू हमारे गांव में भी नहीं रहेगा, बाहर जाके तुम रहोगे। तो उनको इतना लानत भरी एग्जिस्टेंस उनकी रहती है कि फिर उनको कोई डर ना कोई इमोशन नहीं रहता है। ट्रू है ना। उनको भी शायद जानवरों से गुस्सा नहीं होगा, बट उनको इंसानों से गुस्सा होगा, बट उनको जिंदा तो रहना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे? जड़ी बूटी बेचेंगे औरतें, और आदमी जाके स्काउट करते हैं। फिर उनको पता चल जाता है कि यहाँ फलानी जगह पे प्रोटेक्शन है, लेकिन रात के वक्त कोई जाता नहीं है, क्योंकि वो टाइगर रिजर्व के अंदर का एरिया नहीं है, बाहर का है। और यहाँ पर गार्ड सुबह 10 गश्ती लगाता है, वो पूरा 2, 3, 4 महीना ऑब्जर्व करेगा। तुरंत अगर टाइगर भी सामने आएगा तो नहीं मारेंगे वो, क्योंकि उनको एक टाइगर के पीछे वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके ऑर्डर हो बड़े, तभी जाके आप रिस्क लोगे ना। एक चीज़ में रिस्क लोगे तो भी आप जेल जाओगे, 10 टाइगर मारोगे तो भी आप जेल जाओगे। फेयर पॉइंट। तो वो रिस्क क्यों ले? तो वो कुछ ऐसा वो नहीं करेंगे, वो देखते रहेंगे, पहचान बनाते रहेंगे लोगों के साथ। आदमी का वही काम है। और औरतें एक जगह पे तंबू लगा के रहती है, और वो शिलाजीत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारी चीज़ है, जड़ी बूटी, आपको पेन हो रहा है, बदन पेन, ये वो सब, ये लगाओ, वो लगाओ, तेल वगैरह। हाँ, आई हैव सीन दिस, यस। तो ये करते रहते हैं वो बच्चे के साथ सारे। अब उसके पास रेड भी करते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि सबको पता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कोई जैसी सीक्रेट नहीं है। तो निगरानी करते रहता है डिपार्टमेंट हमेशा के। तो उनके कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वो लोग तो कुछ कनेक्टेड, वो लोग अपना है, उनके पास 30-30, 40-40 सिम्स होती है। तो एक फ़ोन में वो एक सिम से एक ही बार बात करते हैं। ओके, तो आप उनको ट्रैक करोगे तो भी कुछ आपको मिलेगा नहीं, है ना। और आप कुछ भी करो, वो ऐसे हाँ करो जो करना है, डर ही नहीं है उसका किस। सोचो, बहुत सैड बात है ये। मुझे दुख होता है कि ऐसी, हम जानवरों की बात करते हैं, लेकिन इंसान को भी हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो खैर अलग बात है, उसके बारे में डिस्कशन ये नहीं है। लेकिन तो वो ऐसे जो लोग हैं जो जानते हैं, वो
फिगर आउट करते कि हम यहाँ पर अगर रह रहे हैं तो हमको आजू बाजू में 10 टाइगर 15-20 टाइगर मिल सकते कि नहीं, तो वो उनको 1-2 साल भी लग सकते हैं टू मेक श्योर दैट। और टाइगर का ऐसा है कि उनका बिहेवियर काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो अपना एक सर्टन पाथ पे चलते हैं, फिर वो ट्रेडिटरी मार्क करते हैं, यही समर हुआ तो ये पानी पे आके पिएगे ही, तो वो उन्होंने वो जान लिया है, उनको मालूम है। फिर उनको ट्रैप लगाने होते हैं, और उनको पता है कि कोई सीज़न ऐसी होती है, जैसे आप होली का टाइम हुआ, जब सब छुट्टी पे जाते हैं, सब दारू पी के पड़े रहते हैं, अमावस्या का टाइम हुआ, तो ये सब उनको पता है कि उस समय, और संत त्यौहार है दिवाली वगैरह, जहाँ पर थोड़ा वीक हो जाता है कुछ, प्रोटेक्शन कम होगा, तो वो उसके लिए रुके रहते हैं। और जब तक उनको, फिर वो अपना ट्रैप लगाना शुरू करते हैं, और ट्रैप भी ऐसे एक्टिव नहीं रखते, लगाते हैं, छोड़ते हुए सब साथ में एक्टिव करने पड़ेंगे। एक आज एक्टिव करो, टाइगर आ गया, फिर आप एक बार टाइगर, तो उनको वो जो 10-15-20 दिन में ही वो सारे टाइगर उठाएंगे, उसको एक टाइगर आज, फिर चलो 20 दिन के बाद और एक, ऐसा करें में वो पकड़े जा सकते हैं। राइट। तो एक साथ में सब जगह ठक करेंगे, फिर वो जो भी मिला उनको, टाइगर भी मिलेगा, उसमें भालू भी, क्योंकि वो ट्रैप में तो कुछ भी अटक सकता है ना, तेंदुआ भी मिल जाता है, भालू भी मिल जाता है, तो सारा जो भी है वो उनका जो काम का है वो ले लेते हैं। और फिर वो कोई मिडलमैन होता है, तो वो वहाँ से वो ट्रेन से या रोड से ट्रैवल करते हैं, प्लेन से तो करते नहीं हैं, कभी कभी कुरियर भी करते हैं, आजकल तो वो भी हो चुका है। फिर वो कोई एक मिडलमैन होता है जो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, फिर फाइनली कोई दिल्ली, कलकत्ता या बॉम्बे में कोई बड़ा व्यापारी है जो, समझो उसका फॉर इंस्टेंस फर्नीचर की दुकान है, वो उसका फसाड है आगे का, बट बैकग्राउंड में वो कुछ कर रहा होगा, राइट, है ना। तो वो जो आदमी होता है, वो बाहर के जो ट्रेडर होता है उसके साथ लिंक होता है, बिकॉज वो वैसे ही लकड़ी वहाँ से इंपोर्ट कर रहा होता है, फर्नीचर बना के बेच रहा होता है, कुछ ऐसा रहता है, वैसे लोग कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से वो बाहर जाता है, वहाँ पर भी जो फाइनल जो डील होती है, वो तो जहाँ पर वो डिमांड आई है, वो चाइना में होगा या वियतनाम में होगा या कोई और कंट्री में होगा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीच में और 3-4 लिंक्स होती है इसमें। तो जो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे जो कर रहा है बंदा, उसको क्या पैसा भी मिलता होगा ज़्यादा, बट इवेंचुअली मिलियंस में भी जा सकता है कुछ, डिपेंडिंग ऑन बोन्स भी है उसमें, विस्कर से लेके क्लॉस से लेके दांत से लेके सब कुछ, पूरा का पूरा टाइगर यूज़ हो जाता है, खाली सॉफ्ट टिश्यू को छोड़ दो तो। सो स्किन अलग कर देते हैं, बोन का या तो पाउडर बना देते हैं या बोन लेके, बिकॉज उनकी स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो करते रहते हैं उसमें। इन सब चीज़ों का कहाँ कहाँ पे सर मेडिकली इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, या फिर? हाँ, वैसा चाइना में माना जाता है कि उसका मेडिकली, ऐसा क्या आपके हड्डी में और टाइगर की हड्डी में क्या फ़र्क होगा, दोनों मैमल्स ही है ना। बट क्योंकि टाइगर खूंखार है तो उनको लगता है कि ऐसे ऐसे वैसा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो मन गढ़ंत है, राइट, हाँ, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बट इट इज़ देयर कल्चरली, उनमें वो है। उधर तो टाइगर टेस्टिस सूप भी मानते हैं कि पीने से आपके वायरुलिटी बढ़ जाता है, मीन्स आप और सेक्सुअली और एक्टिव हो सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, बहुत सारी तो मिथ्स है इसमें, बट वो भी कल्चर हुआ ना, जैसे अपना कल्चर है वैसा उनका एक कल्चर जो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर तो सब ख़त्म कर दिया है उन्होंने। अब इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर जो अभी तक कर पाए हैं, और अपनी संस्कृति ये चीज़ है। तो अब उनको अगर टाइगर वाइल्ड से चाहिए तो आपको तो इंडिया इज़ वन ऑफ योर मेन टारगेट्स, बिकॉज यहाँ पर भी आप बाकी सब जगह पे इतने कम है कि आपको मेहनत इतना लगेगा, और पकड़े भी गए तो क्या होगा क्या नहीं, या इंडिया। बट फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है पोचिंग का एक्चुअली फॉर सच, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विजिलेंस काफ़ी है, एटलीस्ट इन सम ऑफ द मोर बेटर गवर्नड स्टेट्स में। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में भी काफ़ी वीक स्टेट्स हैं, लेकिन जो जहाँ वाइल्ड लाइफ अच्छी है, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, उत्तराखंड हुआ, तमिलनाडु हुआ, असम, तो वहाँ पर काफ़ी इंटेलिजेंस गैदरिंग करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट येस, पोचिंग इज़ अ कांस्टेंट, हमेशा होती रहती है। आपका कभी इनकाउंटर हुआ है किसी पोचर से, या फिर? देखिए, जैसे पोचर से एनकाउंटर तो नहीं हुआ है, बिकॉज हमारा वो फोकस नहीं है, और वो शक हुआ हो या समथिंग लाइक दैट? नहीं, वैसे
इंटरफेस में आते नहीं, हम ज़्यादा रिसर्च वगैरह करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमको समझ में नहीं आता है। बट जो हमारे इस फील्ड में जो लोग रहते हैं उनको अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन में रहते ही है। तो जो भी हमारे कैमरा ट्रैपिंग होता है, तो कैमरा ट्रैप्स भी तो टाइगर डेंसिटी मेजर करने के लिए हमारे 1000 कैमरा ट्रैप्स लगे होते हैं हर रोज़ पूरे साल। तो उसमें टाइगर की फ़ोटो आती है, हर बहुत सारी चीज़, तो बंदूक लेकर लोग चल रहे हैं या मरे हुआ जानवर हाथ में बांध कर मॉनिटर लिजर्ड लेके कोई जा रहा है, कोई सुअर मार के लेके जा रहा है बाइक पे, तो ये सारी फ़ोटो आती है, वो तो डिपार्टमेंट के साथ शेयर होती है ना, तो उस हिसाब से तो हो रहा है। बट वो हंटर्स है, राइट, वो पोचर्स नहीं होंगे। जो वो हंटिंग और पोचर में हमें फ़र्क वो होना पड़ेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के साथ शेयर होती है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो तो उनके साथ कोलैबोरेशन में ही करते हैं। सर, एंटी पोचिंग कैंप्स क्या होते हैं? और आई हैव सीन एंड हर्ड फ्रॉम पीपल कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल हुआ करता था पहले एंटी पोचिंग कैंप्स के अंदर, पर इट हैज़ इम्प्रूव्ड। सो कैन यू टेल मी समथिंग? एंटी पोचिंग कैंप्स सिंपल अगर देखो तो जैसे जब टाइगर रिजर्व बने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ और तभी 9 टाइगर रिजर्व बने, आज 58 टाइगर रिजर्व्स है। तो जब से टाइगर रिजर्व बने तो वहाँ फिर आपने नेशनल पार्क सेंचुरीज तो बहुत थे, लेकिन इस सब जगह पे एंटी पोचिंग कैंप्स फुल टाइम बहुत कम जगहों पे थे। लोग रहते थे बाहर पेरिफेरी में और दिन में गश्ती के लिए जाते थे, फिर वापस बाहर आ जाते थे, अंदर रहते नहीं थे। बट जब पता चला कि टाइगर को नुकसान हो रहा है और टाइगर इंडिकेटर स्पीशीज़ बना दी ताकि इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसका मतलब जंगल ठीक है, तो वो करने के लिए उनको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा बाहर रह के करेंगे तो चलेगा नहीं, लोग मार ही देंगे। तो उन्होंने फिर अंदर कैंप्स बनाए, जंगल के अंदर प्रोटेक्शन कैंप्स बोलते हैं उसको, दूसरा नाम है एंटी पोचिंग कैंप बट है प्रोटेक्शन कैंप। ओके। वहाँ फिर बोला कि यहाँ पर लोग 24/7 रहेंगे। तो जब कोई, इसलिए वो चलन हुआ कि क्योंकि वो जब तक अंदर नहीं रहेगा तब तक उनको रियलाइज़ हुआ कि पोचर्स अपना काम कर लेंगे। True. तो अगर उनकी प्रेजेंस है उधर तो उतना आसान नहीं होगा। तो वो जो हमारे कोर और बफर जोन है टाइगर रिजर्व का, नेशनल पार्क में तो ये सब होता नहीं है, नेशनल पार्क पूरा एक कोर जैसे ही समझो आप, सेंचुरी भी, लेकिन टाइगर रिजर्व में एक कोर होता है और फिर बफर जोन होता है और फिर बाहर कॉरिडोर वगैरह। तो वो कोर को हम लाइक अ ब्रीडिंग हैबिटेट समझो। तो वहाँ पर आपका एक सेफ डिपॉजिट है वो, तो उसको तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, बैंक की तरह, वो बैंक है। राइट। तो इसके लिए वो 24/7 उसको जब आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, बैंक को एक दिन आप खुला छोड़ दोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको आपको 365 डेज प्रोटेक्ट करना है। तो वो वहाँ पर फिर तैनात किया लोगों को, तो वो उसको उन्होंने प्रोटेक्शन हट बोला और उनको फिर गार्ड्स को उधर रहना पड़ता है। तो एक गार्ड नहीं रहता, 2-3 और बहुत सारे वॉचर्स होते हैं जो डेली वेजेस होते हैं, और गार्ड होता है वो परमानेंट होता है, टेम्परेरी भी होते हैं, बट ज़्यादातर गार्ड एक होता है और 3-4 वॉचर होते हैं। ओके। वो एक एक कैंप में रहते हैं और फिर वो वहाँ से, और कैंप की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए वो भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एंटी पोचिंग कैंप्स प्रोटेक्शन हट्स है, यानी आप कान्हा जैसे कान्हा में जाओ तो एक कान्हा के अंदर 100 के ऊपर आपको एंटी पोचिंग कैंप्स होते हैं बांधवगढ़ में। बट वो सेम साइज़ का फॉरेस्ट अगर आप आंध्र प्रदेश में चले जाओ या नामदफा में चले जाओ अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके 1/5 भी नहीं होंगे, क्योंकि वो अगेन डिपेंड करता है कि स्टेट क्या समझता है। राइट। अगर Governance. हाँ, तो गवर्नेंस है, तो वो फिर डेंसिटी बढ़ा दी उन्होंने, तो वहाँ पर आपको टाइगर है। इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स है, कर्नाटका में, क्योंकि वहाँ एंटी पोचिंग कैंप्स भी बहुत है। और फिर वो आपका एक एंटी पोचिंग कैंप होता है, दूसरा कहीं और होता है, तो ये बीच का जो एरिया होता है उनको गश्ती करनी पड़ती है। तो फिर वो यहाँ से अपनी रेडियस समझो 2-3-4 किलोमीटर के रेडियस में ये कैंप करेगा। फिर दूसरा ऐसा उन्होंने एक्चुअली बैठ के पूरा ऐसा कवर कर दिया कि ऐसा एक जगह ना बचे जहाँ ना कर सके। तो वो एंटी पोचिंग कैंप इसलिए बना, और उसमें रहना पड़ता है 24/7। छुट्टियाँ मिलती है लेकिन ज़्यादातर 24 घंटे की उनकी ड्यूटी समझ लो है। वो लोग दिन में थोड़ा चलते हैं, रात शाम में थोड़ा चलते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो रात, अभी आग लग गई, तो वो पूरा उनका 24 घंटे लगे रहते हैं।
अपनी फैमिलीज बाहर रहती है तो वो बीच में कभी जाते रहते हैं वहाँ, खाना भी उनको वहीं बनाना है, रहना भी है, गश्ती भी करनी है और पूरा जंगल का निगरानी करनी। जैसे एमस्ट्राइप करके एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर फ़ोन पे लोडेड होता है, तो वो गश्ती पे जाते हैं तो वो जीपीएस ऑन कर देते हैं ताकि वो उसका पूरा कहाँ चला कहाँ नहीं, और वो उसको सबमिट करना पड़ता है ताकि ऐसा ना हो जाए कि मैं समझो ऐसे स्लोप में रह रहा हूँ तो मैं ऐसे कुछ ऐसी एरिया जाता हूँ जहाँ मुझे मेहनत कम है, तो बाकी का एरिया छूट जाएगा, तो वहाँ पोचिंग तो हो जाएगी ना। तो इसलिए वो अभी तो एमस्ट्राइप कंपलसरी है उनके यहाँ, तो वो सब अपने साथ में रखते हैं। फिर उनके अगर टाइगर का स्कैट दिखा तो उसमें सिंबल होता है, उसको क्लिक किया तो वो जैसे आपके वेव पॉइंट्स है ना, वो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो वो पूरा डेटा मेन हेड ऑफिस में जाता है। एवरी 15 डेज उसका एक मैप बनता है कि उसमें से देखकर उनको समझ में आता है कि यहाँ पर गश्ती नहीं हो रही है। फिर पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो वही बोलेंगे बीच का पुल टूट गया है तो हम नहीं कर, तो फिर उसको ठीक करो। तो वो सब वेल गवर्नड स्टेट्स, जैसे 7, 8, 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ ये बिल्कुल अच्छी तरह से होता है। बाकी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन वो साइकिल पे चला गया, कहीं आधा गया आधा नहीं गया, तो लोग ध्यान नहीं देते, ऐसा भी है। दोनों टाइप के हैं, लेकिन एंटी पोचिंग कैंप का बहुत महत्व है। और अंदर रहने थे तो उनकी सारी चीज़ें, बेडिंग से लेकर कुकिंग यूटेंसिल्स से लेकर गैस से लेकर लकड़ी से भी बनाते हैं खाना कभी, फिर कबर्ड्स जहाँ पर खाना रख सके, ट्रंक्स। तो WCT जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने 2500 एंटी पोचिंग कैंप को इक्विप किया था एक ज़माने में। पर ये तो रिकरिंग है ना, चीज़ रहेगी जैसे बर्तन वगैरह, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे चेयर्स वगैरह रहेगी, बट जो बाकी सारी चीज़ें तो वेरेंटर होती रहेगी, शूज़ हुआ ये वो, तो गवर्नमेंट को स्टेट को करना पड़ता है ये सब। लेकिन कुछ स्टेट्स अच्छी तरह से करते हैं, कुछ स्टेट्स अभी भी नहीं करते, उनके पास पहनने के शूज़ भी नहीं है, ना ठंडी के लिए जैकेट भी खुद ही लेना पड़ता है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो लोगों को क्या रिस्पेक्ट होगा जंगल के लिए ना। तो वो भी है, बट एंटी पोचिंग कैंप बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वाइल्ड लाइफ, एटलीस्ट बड़ी वाइल्ड लाइफ जो है, जो आइकॉनिक है, वो बचती नहीं अब तक। अगर जैसे मेरे को पता चला था कि अगर आप काजीरंगा जाओ, वहाँ पे अगर पोचिंग एक्टिविटी हुई है तो उनके पास में गन्स होती हैं कि आप मार सकते हो, शूटेड साइट कर सकते हो। ऐसा बाकी स्टेट्स में तो नहीं है, आई थिंक। ऐसा नहीं है, काजीरंगा में भी शूटेड साइट का ऑर्डर इसलिए है क्योंकि वहाँ राइनोस है। ओके। तो राइनो का हॉर्न जो होता है ना, वो टाइगर की स्किन से बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है उसकी। ओके, सो टाइगर इज़ नॉट द, अच्छा, हॉर्न तो 1 किलो का होता है, फिर भी वो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा अमाउंट्स, बट तो इंटरनेशनली बहुत यूज़ होता है उसका। वो मिडल ईस्ट में डैगर्स के हैंडल्स बनाने में ये वो सब बहुत वहाँ, तो उसके लिए इतना प्रेशर है उधर कि अगर हम ना कर पाए, थोड़ा भी लैक्स रहे, और राइनो हर्बीवोर है ना, तो छुपता थोड़ी है। टाइगर को पकड़ना आसान नहीं है, उसके लिए आपको स्पेशल, आपको एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको एक नॉलेज होना चाहिए। राइनो ऐसा थोड़ी है, वो तो सामने खड़ा रहता है, उसको मारना बहुत आसान है, राइट। तो और राइनो की डेंसिटी बहुत है वहाँ, ऑलमोस्ट 3000 राइनोज हो चुके हैं वहाँ काजीरंगा के अंदर। तो सोचो कितना पैसा है वहाँ अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं किया। तो अगर उन्होंने पहले तो ऐसे शूटेड साइट नहीं दिया था, बट वहाँ पर क्योंकि इतना रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर एक राइनो भी टपका दिया किसी ने तो उसके तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है, लेकिन वो गोली नहीं मारते सीधा, वो पहले बोलते हैं कि भाई रुक जाओ, ऐसा कोई नहीं किसी को मारता। मैं पूरी ज़िंदगी 30 साल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ गार्ड से। हमारे तो WCT से हमने 18,000 फॉरेस्ट गार्ड्स को ट्रेनिंग दी है, लॉ एनफोर्समेंट में, फोरेंसिक्स में, ट्रॉमा ट्रेनिंग दी है। तो हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है उनके साथ। तो कोई किसी को खुशी नहीं होती कि कोई इंसान को मार दे, बट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइनोस। तो अगर वहाँ पर अगर आपने उन्होंने बोला कि रुक जाओ, फिर भी नहीं रुके, ऐसा होगा तो फिर उन्होंने दे हैव अ प्रोटोकॉल होता है फॉलो, वो ऐसे नहीं उड़ा देते, उनको कोई शौक नहीं है। बट वो है, सब जगह है गन्स, बहुत सारी जगह पे गन्स है, बट उसका उपयोग सेल्फ डिफेंस में ज़्यादा होता है। ऐसे इंसानों को मारने में, ये अफ्रीका में बहुत होता है ऐसा, वो तो मशीन गन्स लेकर ही जाते हैं, बट फिर भी नहीं बचा पाते। यहाँ इंडिया में राइनोस का प्रोटेक्शन जो भी है, काजीरंगा में जो भी कहिए,
पूरे साल भर में 50 राइनोज नहीं मरते होंगे, पोचिंग में तो 20 राइनो भी नहीं मरते होंगे। साउथ अफ्रीका में हर साल 700 राइनोज मरते हैं। हर साल हर 11 घंटे में एक राइनो मर रहा है। बाप रे। और वहाँ इतना प्रोटेक्शन है कि वो तो मशीन गन लेके मार सकते हैं लोगों को, लेकिन पोचर्स भी हेलीकॉप्टर से आते हैं, पूरे का पूरा ख़त्म करते हैं, 2 सेकंड में इलेक्ट्रिक सॉ से काटते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि उधर करप्शन इतना है कि वो सब खिला पिला के सब हो जाता है। इतना ज़्यादा मर रहा है, लेकिन इंडिया फिर भी प्रोटेक्ट कर पा रहा है। और ऐसा नहीं कि 50 इंसानों को गोली मार देते हैं।